न्यूज नशा के सभी दर्शकों को मेरा यानी डॉक्टर अनिल जय हिंद का नमस्कार। दोस्तों, आज हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है जाति का सवाल। हमारा जो भारतीय समाज है उसमें जाति का बहुत ज्यादा महत्व रहता है और ये विशेषता सिर्फ भारत की है कि भारत में जन्म से ही जाति का जो लेबल है वो व्यक्ति के साथ चिपक जाता है। जापान हुआ, चीन हुआ, जर्मनी हुआ, फ्रांस हुआ, इंग्लैंड हुआ, वहाँ जो जापान में जिसका जन्म होता है वो जापानी कहलाता है, चीन में जिसका जन्म होता है वो चीनी कहलाता है, उनकी जातियां नहीं होती। लेकिन ये भारतीय उपमहाद्वीप की एक विशेषता है और जाति एक ऐसी चीज है कि व्यक्ति जो है अपना धर्म बदल सकता है लेकिन जाति नहीं बदल सकता। हिंदू हो, मुसलमान बन जाए, जाति वही रहेगी, हिंदू हो, सिख बन जाए, जाति वही रहेगी। और जाति इतना ज्यादा प्रभाव डालती है व्यक्ति के जीवन के ऊपर कि बहुत हद तक उसका फ्यूचर कैसा रहेगा, उसको जीवन में कितना मान सम्मान मिलेगा, वो दौलतमंद बनेगा या गरीब रहेगा, शिक्षित होगा, अशिक्षित होगा, ये सब कुछ जाति से बहुत हद तक हमारे देश में प्रभावित होता है। हमारे देश की राजनीति भी जाति से प्रभावित होती है। कौन सी पार्टी को कौन से जाति के वोट मिलेंगे, किस क्षेत्र में किस जाति का उम्मीदवार खड़ा होगा, ये जातियां तय करती हैं। हमारे देश का व्यापार, हमारे देश का शासन प्रशासन, कौन मुख्यमंत्री है तो कौन डीएम बनेगा, कौन एसपी बनेगा, ये सब कुछ हमारे देश में जाति से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। तो अभी हाल ही में जातीय जनगणना का सवाल पैदा हुआ है और जाति की चर्चा हमारे देश में पूरे में एक चारों ओर हो रही है। बिहार ने एक जातीय सर्वे करवाया और उसके आंकड़े गांधी जयंती पे 2 अक्टूबर के दिन उन्होंने पब्लिक किए। उसके बाद से उड़ीसा से, राजस्थान से, तमिलनाडु से खबरें आ रही हैं कि हमारे प्रदेशों में भी जातीय जनगणना होगी। तो इसी सब पे बात करने के लिए आज हमने अपने एक मेहमान को बुलाया है जिनका नाम है डॉक्टर सूरज मंडल, जो प्रोफेसर हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के। और इनको हमने विशेष तौर पे इसलिए बुलाया है कि जो मंडल कमीशन जिसके वजह से, जिसकी रिकमेंडेशंस और जिसकी सिफारिशों से भारत में जो ओबीसी वर्ग है जिसकी आबादी 52% बताई जाती है, हालांकि बिहार के सर्वे में 63% वो आबादी निकली है, उनको नौकरियों में आरक्षण मिलना शुरू हुआ था 1990 से। और उसके बाद 2005 में शिक्षा में भी आरक्षण शुरू हो गया। तो सूरज मंडल जी जो हैं वो बीपी मंडल जी के परिवार से संबंधित हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर होने के साथ साथ ये श्री बीपी मंडल के पौत्र हैं और जीवन भर ये ओबीसी के कल्याण के लिए संघर्ष करते रहे हैं। भिन्न भिन्न संस्थाओं के बैनर पे, संविधान बचाओ संघर्ष समिति के बैनर के तले इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में जो 13 पॉइंट रोस्टर था उसके विरोध में भारत बंद करने में एक बहुत ही अग्रणी और अहम भूमिका निभाई थी। तो आज सूरज मंडल जी, आपका स्वागत है हमारे न्यूज नशा के इस कार्यक्रम में सवाल जाति का। तो आपसे हम कुछ चीजें जानना चाहेंगे सूरज मंडल जी कि बिहार में अभी जातीय जनगणना का सर्वे जो सार्वजनिक किया है वहां की सरकार ने, तो चारों ओर चर्चा है, कुछ लोग उसका समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग उसका विरोध कर रहे हैं और काफी लोग ये कह रहे हैं कि जो जाति का चिन्ह जो बोतल में बंद था उसको नीतीश कुमार जी की जो सरकार ने उसका एक सर्वे जारी करके जाति के चिन्ह को एक तरह से बोतल से बाहर कर दिया और इसके जो परिणाम है वो बहुत आगे चल करके खराब निकल सकते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? पहले बात तो डॉक्टर साहब, मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है ठीक से? जी जी, आपकी आवाज लाउड एंड क्लियर है। हाँ, ये जो प्रश्न आया कि जाति का जिन्न बाहर निकल गया, ये ऐसा प्रतीत होता है कि जाति थी ही नहीं और अचानक से नीतीश कुमार जी ने क्रिएट किया। ऐसा ही सवाल उठा था जब आदरणीय वीपी सिंह साहब ने मंडल कमीशन लागू किया था, तो उन्होंने कहा कि ये जाति जो है ये पूरे देश में आ गया है। दरअसल ये बात यूं है कि जब भी निचले तबके के लोग, जो पिछड़ी जातियां हैं, जो डिप्रेस्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, जब अपने हक की मांग करती है और लोगों को लगता है जो अभी काबिज हैं पूरे सत्ता और संसाधन पर
कि ये कहीं हमें बांटना न पड़ जाए और लोगों के बीच में इसका सही सही वितरण ना हो जाए, तो वो बड़ी चिंतित हो उठते हैं और ये अचानक कह उठते हैं कि देश जाति में बंट गया। मैं आपसे पूछता हूं, क्या इसके पहले सभी जातियों में शादी विवाह हो रहा था? क्या आंकड़े हैं? मंडल कमीशन ने खुद जो आंकड़े जारी किए थे और बाद में जब 1990 में हम लोग इसके लिए संघर्ष कर रहे थे, जब लागू किया था वीपी सिंह साहब ने, तो देश के तमाम जो बड़े पद हैं, क्या उसमें ओबीसी नजर आ रही थी? आज भी क्या नजर आ रही है? कहने को तो पिछड़े वर्ग के प्रधानमंत्री हैं, उनके सचिवालय में कोई भी सचिव स्तर का व्यक्ति क्या पिछड़े वर्ग से है? तो जब हम तो कर, और जब तक नहीं है तो जातियां नहीं थी, और मांग उठी कि सभी प्रतिनिधित्व होना चाहिए, तो ये लोग कहने लगे कि जाति जिन आ गया। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं डॉक्टर साहब। जब मंडल कमीशन अपना इंक्वायरी कंडक्ट कर रही थी, तो जब वो वेस्ट बंगाल पहुंची तो आदरणीय ज्योति बसु बहुत बार मुख्यमंत्री रह चुके थे और वो बीपी मंडल साहब की अगवानी किए, एंड दे मेट ऑन अ ब्रेकफास्ट टेबल, नाश्ते पे, सुबह के नाश्ते पे मिले। और ज्योति बासु ने कहा कि हमारे यहाँ तो लेफ्ट ओरिएंटेड सरकार है, हम लोग जाति में विश्वास नहीं करते हैं, बंगाल में यूं कहिए कि जाति नहीं। मंडल जी ने वहीं पर ब्रेकफास्ट टेबल पे, जो उस दिन के संडे का दिन था और उस दिन तमाम अखबारें आई हुई थी, उसको खोलकर और उन्होंने मैट्रिमोनियल कॉलम निकाला और उन्होंने कहा कि ज्योतिदा आप देखिए, इसमें जो लिखा हुआ है, सिर्फ ये नहीं लिखा हुआ है कि ये जाति के लिए वो जाति, ये उपजाति के लिए और उस संभ्रांत वर्ग के लिए, संभ्रांत जो वर है उनके लिए वो वधु चाहिए। तो ये बात बेमानी है डॉक्टर साहब, नहीं, ये और तो ये सूरज जी, इसको मैं चलिए मैं आपकी खारिज बात को करता हूँ। मानता हूं कि जो दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर, हैदराबाद जैसे कॉस्मोपॉलिटन सिटीज कहलाती हैं, वहां पे भी संडे का अखबार अगर आप देखें तो जितने भी मैट्रिमोनियल कॉलम्स होते हैं वो जाति के आधार पे होते हैं। इसके अलावा जो मंदिर में कौन पुजारी बनेगा, शंकराचार्य कौन बनेगा, ये सब जाति डिसाइड करती है बहुत हद तक। लेकिन मोदी जी का भी हाल में बयान आया है और मोदी जी कहते हैं कि मैं जाति को नहीं मानता, मेरी नजर में सिर्फ दो ही जातियां हैं, एक गरीब है, एक अमीर है। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? नहीं, अब मोदी जी के बारे में क्या कहना। उन्होंने अपने चुनाव प्रचार जो 2014 में उन्होंने शुरू किया था, और मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, क्योंकि मुझे संपर्क किया गया था भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा, और वो चाहते थे कि मंडल जी के गांव मुरहो में उनका स्वागत हो। तो पिछड़े वर्ग की आइडेंटिटी, जो अस्मिता है, वो अस्मिता तो कहा जाए तो मंडल कमीशन के बाद ही वो अस्मिता सामने दिखी, प्रत्यक्ष रूप से लोगों में दिखी। आज भी वो आइडेंटिटी जो है पूरी तरह स्टैब्लिश्ड नहीं है, वो अस्मिता जो है वो आगे बढ़ रही है, लेकिन उस अस्मिता को लेकर इतना जबरदस्त आंदोलन छिड़ चुका है मध्य प्रदेश और अन्य कई राज्यों में, तो ये तो जाहिर है कि उस आइडेंटिटी के साथ ही वो प्रधानमंत्री बने। आज वो जो कह रहे हैं उस बात में कोई दम नहीं है। अगर वो इतना ही सिर्फ अमीर और गरीब जानते हैं तो वो भी सही ढंग से उसका भी पालन नहीं कर रहे हैं। एक ही व्यक्ति को पूरे देश के संसाधन सौंप के वो देश नहीं, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से भी सबसे अमीर बना रहे हैं, और देश में अमीरी और गरीबी का जो खाई है वो बढ़ता जा रहा है। हंगर इंडेक्स में, भुखमरी में हमारा देश और पीछे की ओर जा रहा है। तो चलिए, हाँ सूरज जी, चलिए मैं मैं इसको आपको सही नहीं इंटरप्ट करूं, मानता। मैं भी कुछ मानता हूं आपकी बात से, कुछ कुछ सहमत हूं, क्योंकि जब भी राष्ट्रपति कोई बनता है तो वो खुद बताते हैं कि ये दलित जाति का राष्ट्रपति बन गया, ये आदिवासी जाति का बन गया। या पिछले दिन उन्होंने एक मंत्रिमंडल में जो विस्तार किया और उसके बाद बताया कि मेरे मंत्रिमंडल में 27 ओबीसी के मंत्री बन गए। तो जाति का तो वो जिक्र करते हैं, लेकिन हाल में जब से ये सारी घटनाएं हुई हैं उसके बाद उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि मैं तो सिर्फ दो ही जाति मानता हूं, गरीब और अमीर। मेरा नहीं, मानना ये है कि देखिए महिला सूरज आरक्षण जी, में दिखा दिए। हाँ महिला सूरज जी, आरक्षण और ईडब्ल्यूएस को हमारे जब देश लागू में किया। अंग्रेज जाति जनगणना कराते थे, 1931 तक के आंकड़े हैं। 1941 में भी जाति जनगणना हुई, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के चलते वो आंकड़े प्रकाशित नहीं हो पाए। लेकिन उसके बाद हमारा देश आजाद हो गया
और नेहरू जी जैसे जो बहुत आधुनिक मानसिकता वाले और जिस सोशलिस्ट मेंटलिटी के जो थे व्यक्ति, वो देश के प्रधानमंत्री बने। और 1951 में जो उन्होंने जाति जनगणना कराई, सॉरी जो सेंसस कराई, उसमें जाति जनगणना नहीं कराई। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की तो हुई, लेकिन ओबीसी की उसमें जाति जनगणना नहीं हुई और बाकी जातियों की भी नहीं हुई, जैसा 1931 1941 तक होता रहता था, जो 1862 से जो सिलसिला चल रहा था। तो नेहरू जी, उसके बाद इंदिरा गांधी, उसके बाद राजीव गांधी, ये इतने दिनों तक प्रधानमंत्री रहे, किसी ने भी जाति जनगणना नहीं कराई, और इनका सबका कहना था कि हम जाति में विश्वास नहीं करते। तो आप क्या कहेंगे इस विषय पे? अब राहुल नहीं, गांधी ये जो है वो देखिए, कह रहे हैं जब कि जाति जनगणना नेहरू होनी जी पर चाहिए। दबाव पड़ा, जब जी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 2-3 मुद्दों को लेकर नेहरू जी के कैबिनेट से इस्तीफा दिया, तो उसमें एक प्रमुख मुद्दा था ओबीसी के लिए जो एक आयोग बनना था, वो नहीं बना था। तो काका कालेलकर आयोग बनाया गया। काका बाद कालेलकर में बना। आयोग ने हाँ। अनुशंसा की कि देश में जो अगली जनगणना हो उसमें जाति आधारित सर्वे किया जाए या एकत्रित किया जाए वो जानकारियां, नहीं की गई। उसके बाद जो मंडल कमीशन बनी, तो मंडल कमीशन को भी बड़ी दिक्कतें आ रही थी कि किस आधार पर वो करें। उन्होंने जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस से के सोशोलॉजिस्ट से और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ जो है, ये सारे लोगों से एक टीम बनाकर मदद ली गई थी। तो बाद में उन्होंने भी अनुशंसा की कि अगर हमारे पास जातिगत आंकड़े होते तो हम बेहतर परिणाम और रिपोर्ट दे सकते थे। फिर भी उस रिपोर्ट को संविधान पीठ ने खारिज नहीं किया, एक भी उसके पॉइंट को उन्होंने गलत नहीं ठहराया। और लेकिन 1981 में और 1991 में जातिगत जनगणना या जनगणना में जाति की जो जानकारी नहीं ली गई। लेकिन 2011 में संविधान के तहत और संसद में सर्वसम्मति से ये पारित किया गया, जिसमें एक भी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ने भी विरोध नहीं किया, और सभी ने साथ दिया कि अगली जो जनगणना हो, यानी 2011 की जनगणना, उसमें जाति आधारित जानकारियां इकट्ठी की जाए। लेकिन उस समय जो कांग्रेस के बड़े मंत्री थे, जिन पर मैं समझता हूं कि वो खुद जातिगत दुराग्रह से पीड़ित थे, जिसमें प्रणब मुखर्जी अब नहीं है और पी चिदम्बरम साहब, ये दोनों ने उस पूरे जो रेजोल्यूशन था उसके मायने का इंटरप्रिटेशन ही अलग कर दिया। और उन्होंने जो शहरी विकास मंत्रालय है या ग्रामीण विकास मंत्रालय को ये सौंपा और साथ में एनजीओ को दिया, 5,000 करोड़ अक्सर लगाए गए। उसके भी जो नतीजे आए, यानी उसमें जो काउंट आया, वो तब आया जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ चुकी थी। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसमें से चुनकर कुछ धार्मिक बातों को, धार्मिक जो जानकारियां थी उसको तो उन्होंने सार्वजनिक किया, और बाकी को उन्होंने नीति आयोग को सौंप दिया, यानी कि ठंडे बक्से में डाल दिया। तो ये एक प्रकार से लोगों को ये जानकारी नहीं मिले, ये प्रयास है। और मैं समझता हूं वो अधिक दिन आप कितना छुपाएंगे, लोग जान रहे हैं। बिहार ने ये कर दिखाया, आंध्र प्रदेश ने 11 अप्रैल 2023 के रेजोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करते हुए अभी एक सप्ताह पहले घोषणा की है कि हम जातिगत जनगणना नवंबर से शुरू कर रहे हैं, यानी जातिगत सर्वे शुरू कर रहे हैं अपने राज्य में। तो ये केंद्र में ये इसको रोक कर, और भारतीय जनता पार्टी को शायद इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सूरज जी, देखिए, पूरे दुनिया में एक पॉलिटिकल प्रिंसिपल सब एक्सेप्ट करते हैं, जिसको हाल ही में एक पूरी पुस्तक लिख के एलन लिस्फार्ट साहब ने प्रतिपादित किया। और हमारे देश के जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस के डीन हुए हैं अश्विनी कुमार जी, प्रोफेसर अश्विनी कुमार जी, और आपके दिल्ली विश्वविद्यालय के सोशियोलॉजी के प्रोफेसर सतीश देश पांडे भी उस जो कंसोसिएशनल डेमोक्रेसी का जो सिद्धांत है, जिसको सादा शब्दों में कहें, सरल शब्दों में कहें तो पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी कह लीजिए, या जिसको मान्यवर काशीराम जी, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी, या जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी का नारा देते थे। और अब उसी नारे को राहुल गांधी ने
थोड़ा सा अलग से शब्द इस्तेमाल करते हुए जितनी आबादी उतने हक के नाम से किया है। तो आपको लगता है कि ये सिद्धांत जो है ये सिर्फ एक जिसको कहते हैं उटोपियन नारा है, जिसको हम सोचते हैं कि भाई ये आदर्श ऐसा हो जाएगा, ये संभावना इस चीज की है, क्या इसको धरातल पे उतारा जा सकता है? जितनी आबादी उतना हक, जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी। इस पूरे जो ये घोषणा है या जो एक उक्ति है या जो नारा मान्यवर काशीराम जी ने दिया था, जिसको राहुल गांधी जी ने कोलार में दोबारा से कर्नाटक में कहा, और मैं मानता हूं कि उस नारे के कारण उनके इलेक्टोरल जो वहाँ प्रोस्पेक्ट्स थे वो बेहतर हुए, वो जीते भी इस वजह से है। तो इसको तो आपको कहीं ना कहीं लाना पड़ेगा। अब ये पूरी की पूरी तरह सफल हो पाएगी कि नहीं, ये बहुत मुश्किल है कहना। हम समाज में अलग अलग प्रकार के लोग हैं, अलग अलग तरह से हमको ये देखना जरूरी है कि प्रतिनिधित्व हर वर्ग को मिले, हर व्यक्ति को मिले। कोई भी व्यक्ति जाति आधारित को उसके कारण उन्हें पीछे रहना पड़े, जो अभी दिख रहा है, वो नहीं होना चाहिए। और मैं विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ, हम लोग देखते हैं कि कई बार जो स्टूडेंट्स के अपने जो अच्छे टैलेंट होते हैं, जो उनकी योग्यताएं होती हैं, उसमें जातिगत दुराग्रह के कारण कई बार उनको परेशानियां झेलनी पड़ती है। और सबसे अधिक ये दलित समुदाय के हमारे जो छात्र हैं, और छात्र छोड़िए, प्रोफेसर्स को ये देखना पड़ता है। अभी हम लोगों ने लगातार देखा है, श्रृंखला देखा है कई लोगों का, कई रिसर्च स्कॉलर्स का जो सुसाइड्स हुए हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में तो हिंदू कॉलेज में ओबीसी के सोमवीर सिंह जी का हुआ। तो ये सब जो है मसला, ये चिंताजनक है, और इसको दूर करने का उपाय यही है जो आपने अभी नारा दिया। सूरज जी, ये बताइए कि देखिए ये एक सिद्धांत है, उसमें एक तो ये कहा जा सकता है कि कुछ वर्गों का लाभ होगा इसमें, अगर उनको कुछ भागीदारी मिलेगी। इससे हमारे देश को क्या लाभ मिलेगा, भारत को जिसको हम देखते हैं, जो हमारा राष्ट्र है भारत, उसमें क्या उसकी इससे तरक्की ज्यादा होगी, क्या उसमें खुशहाली आएगी, क्या वो ताकतवर बनेगा? अगर ये जो आपका सिद्धांत है, जिसको आजकल राहुल गांधी या तमाम नेता, नीतीश कुमार, लालू यादव वगैरह बहुत जोर शोर से जिसका नारा दे रहे हैं, तो क्या उससे हमारे देश को भी कुछ लाभ बनेगा? देश क्या ताकतवर होगा, ज्यादा खुशहाल होगा? आपको लगता है ऐसा? निश्चित तौर से देश ताकतवर होगा। देश जो है वो सिर्फ एक नक्शे पर खिंची हुई रेखाएं नहीं, देश लोगों से बनता है। और जब हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही थी, तो एक दूसरा उसका नैरेटिव आ रहा था कि दिस इज नॉट जस्ट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, दिस इज अ ह्यूमन रिसोर्स विच वी हैव टू यूटिलाइज। और उस मानव संसाधन को बेहतर इस्तेमाल करने के लिए जब तक हम हर वर्ग के लोगों को मौका नहीं देंगे, तो वो कहाँ से आएंगे? और उसका देखिए परिणाम दिखता है। स्पोर्ट्स में चले जाइए, अगर आप देखिए, ये कुछ लोगों का वर्चस्व न होकर जैसे ही द्वार खुलता है और कुछ नए प्रकार के नए बैकग्राउंड से लोग आते हैं, चाहे वो ग्रामीण परिवेश के हों या जो छोटे रिमोट एरियाज के। और आप छोड़िए ना, ये संगीतों का जो कार्यक्रम टीवी पे आ रहा है, जो हम लोग देखते हैं, कई सारे जो कंटेस्ट होते हैं जो अलग अलग चैनल्स पे आते हैं, उसमें आप गौर कीजिएगा कि जो जीतने वाले लोग हैं छोटे शहरों से, एक छोटे समुदाय से, एक नए प्रकार के परिवेश से आ रहे हैं। अगर हम एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही सिर्फ उनको रखें, या दिल्ली में ही जो हमारे जो अभी तक जो लोग को मौका मिला है उन्हीं को ये बैकग्राउंड दें, तो ये नहीं होगा। और जहां तक देश को मजबूत करने की बात है, आप देखते हैं कि जब सेना की भर्ती होती है, तो सेना में कौन लोग आते हैं? सेना में तो हर वर्ग के लोग आते हैं। और आप, कई लोग कहते हैं इसमें आरक्षण नहीं है, लेकिन हम जानते हैं, हम जो शहीद होते हैं उसमें कौन लोग शहीद होते हैं। आप जब भी देखिए, जब हाल में भी जो हुआ, कई प्रकरण हुए, और जो ये जो बड़ा हादसा था कश्मीर में, पुलवामा में, उसमें कौन लोग शहीद हुए थे? तो जो देश को मजबूत करने के लिए लोग आगे आएंगे,
हमारे वो कौन है? हमारे ही लोग हैं। आप उनको वंचित नहीं रख सकते हैं। सूरज जी, आपने एक जिक्र किया था अभी अपने वक्तव्य में कि मान सम्मान जो है वो सभी वर्गों को मिलना चाहिए। तो दलित आदिवासी का तो जो उसमें कोई सब आम सहमति है कि उनको जितना मान सम्मान मिलना चाहिए, समाज हमारा उनका उतना मान सम्मान उनको नहीं देता, यानी बराबर का जो उनको रिश्ता होता है या मान सम्मान होता है वो नहीं दिया जाता। क्या आपको लगता है, क्योंकि पिछड़े वर्ग में तो कई जातियां ऐसी हैं जो बहुत मजबूत हैं, संख्या में भी मजबूत मानी जाती हैं, जैसे हमारे इधर उत्तर भारत में, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ पे यादव हैं, गुर्जर हैं, यहाँ के जो अलग किस्म के माने जाते हैं, या उत्तर प्रदेश में जाट है, राजस्थान में जाट पिछड़े वर्ग में आता है। तो क्या आपको लगता है कि जो पिछड़े वर्ग के भी जो लोग हैं उनको भी मान सम्मान पूरा मिलता है, नहीं मिलता है? आपका क्या कहना है इस विषय में? अब एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण मुझे नजर आ रहा है। एक तस्वीर आई थी, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जो है वहाँ योगी जी थे, और उनको उनके साथ बिठाने के लिए जब वहाँ जो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी को बुलाया गया, तो उनको किस चीज पे बिठाया गया था? आपको याद होगा, स्टूल पे बिठाया गया था। क्या कोई उच्च जाति का उप मुख्यमंत्री को स्टूल दिया जाता बैठने के लिए? आप वो छोड़िए, मैं मंडल जी के ही प्रकरण से बोल रहा हूँ। मंडल जी जैसे बैकग्राउंड से, जो जमींदार परिवार से और एक बड़े सम्मानीय वर्ग से, और हमारे यहाँ मंडल जी जो यादव समाज से थे, हाँ, जहां और तक मेरी जानकारी। नहीं, और दूसरी बात है कि हमारे यहाँ जो उस समय जो सेवक थे वो भी उच्च जाति के लोग थे, अभी भी हैं। तो उस समुदाय के व्यक्ति जब उन्होंने मुख्यमंत्री का पद संभाला, और जब बिहार में वो ये कौन से बिहार सन में की बात है? 1 फरवरी 1968 1968 में, और उस समय मुख्यमंत्री जब बिहार के। गंगा में तेल में रिसाव हुआ, वहाँ जो रिफाइनरी है बरौनी में, उसमें रिसाव हो गया था, गंगा में तेल फैल गई और आग लग गई थी। तो विधानसभा के पटल में विनोदानंद झा ने स्टेटमेंट दिया कि जब शूद्र मुख्यमंत्री बनेगा तो और क्या होगा, आग लगेगी। उसके बाद आप हाल में देख लीजिए, एक उत्तर प्रदेश के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बहुत मानते हैं कि सब वर्ग को सम्मान देना चाहिए, परशुराम जयंती वगैरह भी बड़ी जोर शोर से मनाते हैं। जब वो अपने आपका घर को इशारा खाली किए, मान्यवर अखिलेश जी की अखिलेश जी तरफ के है। ठीक है। तरफ है, जब उन्होंने अपना आवास को छोड़ा, उनके पहले जो मुख्यमंत्री थी वो आदरणीय बहन जी मायावती जी थी, उनके बाद वो घर में प्रवेश किए, किसी तरह का कोई पाखंड नहीं किया गया था, वो प्रवेश किए। लेकिन उनके बाद जो मुख्यमंत्री बने, जब उनको प्रवेश करना था उस घर में, तो उस घर को क्या किया गया? 6-7 दिन तक उसकी शुद्धिकरण की गई। तो ये बताने के लिए पर्याप्त नहीं है कि आपका दर्जा समाज में कहाँ है। तो मान सम्मान का अर्थ है कि ये सब जो पाखंड करके आप किसी को नीचे दिखाते हैं, किसी को नीचे दिखाने, हालांकि मंडल जी जैसे लोग नीचे कभी नहीं दिखे। उन्होंने कहा कि ये आग गंगा में नहीं, आपके दिलों में लगी है, और मैं मुख्यमंत्री रहूंगा और बनूंगा। और बने, वो बड़े ताल ठोक कर बने थे, और पिछड़ी जाति के पहले मुख्यमंत्री थे बिहार में। तो ये बातें हैं, और आज भी मैं इसको मानता हूँ, हम भी इस बात को जानते हैं। हमें सबसे बड़ी बात है डॉक्टर साहब की, जो पिछड़ी जातियों को आपस में एक दूसरे को सम्मान देना पड़ेगा, जो मैं उनमें इसी पे जो आ रहा थोड़े। हूँ मैं इसी पे आ रहा जी हूँ सूरज जी, एक चीज और है जो पिछड़ी जातियों पे आरोप लगता है, मैं उस पे आपसे बात करना चाहूंगा कि पिछड़ी जातियों में एक आंकड़ा आया था कि 3,000 से ज्यादा जातियां, अभी जो है एक रोहिणी कमीशन बना था उसके अनुसार 2,633 जातियां हैं ओबीसी की। रोहिणी कमीशन का गठन 2 अक्टूबर 2017 को हुआ था, 3 महीने का उसको समय दिया गया था, लेकिन उसके बाद 6-6 महीने की उसको 13 एक्सटेंशन दी गई। और गठन इसलिए हुआ था कि ओबीसी की जो जातियां हैं जो हैं उनमें से चंद जातियों को आरक्षण का ज्यादा लाभ उठ जाता है, वो अनुपात से ज्यादा आरक्षण लेके चली जाती हैं, और जो बाकी जातियां हैं वो उनको आरक्षण नहीं मिल पाता। तो सबको आरक्षण मिले,
इसके लिए इस रोहिणी कमीशन का गठन किया गया, लेकिन ये बहुत लंबा चल गया। जो 3 महीने का जिसने अपनी रिपोर्ट देनी थी, उस रोहिणी कमीशन ने अभी 31 जुलाई 2023 को 6 महीने वाली एक्सटेंशन के बाद ये अपनी रिपोर्ट जो है वो महामहिम जो हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनको सौंपा है। तो आपको लगता है रोहिणी कमीशन बिना जातीय जनगणना के न्याय कर पाई होगी कि किस जाति की कितनी संख्या है? जब रोहिणी कमीशन को मालूम नहीं है तो फिर कितनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, ये कैसे रोहिणी कमीशन को मालूम हुआ होगा? आपका क्या कहना है इस पूरे मसले के बारे में, इस पूरे प्रकरण के बारे में? ये कमीशन जो है राजनीतिक कारणों से बिठाया गया था, एक ओबीसी वर्ग में एक तरह से एक आपसी मतभेद पैदा करने के लिए। लेकिन देखिए, फर्स्ट थिंग कम्स फर्स्ट, यानी कि जाति जनगणना जब तक नहीं होगी, और जाति जनगणना के बाद यह तय करना बड़ी आसान है किसी आम लोगों के लिए भी और सरकार के लिए भी कि कौन सी जातियां पीछे रह गई और जिनको आगे रखना चाहिए। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये था कि जो 27% आरक्षण ओबीसी को मिलना चाहिए, क्या वो मिली? इस सवाल को सरकार ने एड्रेस नहीं किया। ये तमाम जो आरटीआई से जानकारियां मिली हैं, जो कि आधी अधूरी ही हैं, लेकिन उससे ये पता चलता है कि जो क्लास 1 में 12% से अधिक नहीं है ओबीसी के लोग, जबकि मंडल कमीशन को लागू हुए 32, 36, 34 साल हो चुके हैं और 27% आरक्षण है। 27% आरक्षण होना चाहिए, फिर भी 12-13% 12 से बढ़ी नहीं है, मतलब आप दे नहीं रहे। उसके बाद जो क्लास 2 और क्लास 3 में जो है वो और भी खराब स्थिति है, जहां पर अधिक आपके पास लोग आते हैं जो तथाकथित आप समानता लाना चाहते हैं पिछड़े वर्ग के अंदर ही, उसमें से भी अधिक लोग आते हैं। तो इसका तो 2 निष्कर्ष निकला इस रोहिणी कमीशन का। पहला कि जो भी उन्होंने आंकड़े दिए उसके पहले ये बताना अनिवार्य था कि क्या ऐसी स्थिति हो गई थी कि 27% आरक्षण देने के बाद ये पता चला कि इतने लोग आ गए हैं कि कुछ लोग जो हैं दूसरे के हिस्से को आगे बढ़ के खा रहे हैं और बाकी लोग जो हैं जो कमजोर में और कमजोर हैं वो पीछे छूट रहे हैं। वो हुआ नहीं, वो उस चीज को एड्रेस ही नहीं किया गया। दूसरी बड़ी बात है कि जो रोहिणी कमीशन ने जो भी निष्कर्ष अभी निकाला है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए भारी पड़ रही है, क्योंकि उन्होंने ये समझा था, ये चाहा था कि कुछ बड़ी जातियां जो हैं पिछड़े वर्ग में उनको एक तरह से टारगेट किया जाए। लेकिन जो भी निष्कर्ष इनके पास पहुंचा है, तो जो ओबीसी में कुछ जातियां ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पित रहती हैं, उनके बड़े अच्छे वोटर्स हैं, वो मान के चलते हैं कि मोदी जी उन्हीं के जाति के हैं, सबसे अधिक तो उनका प्रतिनिधित्व है, वो अपनी जनसंख्या से कई गुना अधिक वहां पर है। तो अगर रोहिणी कमीशन को के रिपोर्ट को अगर उजागर किया जाएगा तो उनके ही वोटरों में हलचल मचेगी, लिहाजा वो चुप है। और हम तो कह रहे हैं कि बिना जाति जनगणना का ये आंकड़े जो है ये बेईमानी है। तो ये और रोहिणी कमीशन समझ चुकी थी, बार बार जो वो एक्सटेंशन मांग रही थी, मैं समझता हूँ उसके पीछे एक उद्देश्य था कि सरकार कहीं ना कहीं बोले कि हम जाति जनगणना करेंगे, तो वो रुक जाते, जाति जनगणना के रिपोर्ट के आने के बाद वो अपनी बात कहते। जी चलिए, बहुत अच्छी चर्चा रही सूरज जी आपसे। आपका अनुभव, आपका जो इस विषय में जानकारियां हैं उसको आपने शेयर किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमसे जुड़े। तो इसी के साथ हम फिर एक अपनी चर्चा आगे अगली सीरीज में करेंगे। फिलहाल तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर।